आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूँ एगाथा क्रिस्टी की एक हार्ट टचिंग स्टोरी व्हाइल द लाइट लास्ट। ये कहानी मेरे दिल के बहुत करीब है। तो शुरू करते हैं इस कहानी का एक्सप्लेनेशन मेरी यानी गरिमा की आवाज़ में। कहानी की शुरुआत होती है जब जॉर्ज क्रोजियर नाम का एक करोड़पति आदमी अपनी नई वाइफ के साथ साउथ अफ्रीका आया है, रोडीसिया नाम की जगह पे। वह यहाँ पर टोबैको की प्लांटेशन देखने के आया है। उसकी शादी अभी नई नई है, बीवी बहुत उसकी खूबसूरत है जो है डिएड्रे, और वह अपनी पत्नी की बहुत केयर भी करता है। प्यार नहीं करता, बहुत केयर करता है। केयर करता है पैसे से, रुपए से, उसे कोई चीज़ की कमी नहीं होने देता। जॉर्ज जब आ रहा है रोडेसिया तो वहाँ की जो ख़राब सड़कें हैं उस पर कई बार उसका सर उछल उछल के ऊपर कार की रूफ जो है उससे टकरा जाता है। ये बहुत गुस्सा आता है कि कितनी ख़राब सड़कें हैं यहाँ की। वो अपनी जब लग्जूरियस गाड़ियों में घूमता था तो उसे एक जग भी महसूस नहीं होता था। जॉर्ज जानता है कि डिएड्रे उसके संग खुश नहीं है, क्योंकि डिएड्रे के पहले भी शादी हो चुकी थी टिम नाम के एक गरीब लड़के से, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में वो मारा गया था। जॉर्ज जानता है कि डिएड्रे कई बार उसी के बारे में सोचती है। जब ये लोग साउथ अफ्रीका में जा रहे हैं रोडेसिया में उस गेस्ट हाउस में रहने के लिए, तब रास्ते में उसे एक साउथ अफ्रीकन फैमिली दिखाई देती है जिसमें हस्बैंड है, वाइफ है। वाइफ ने पीठ पे बच्चे को बांधा हुआ है और अपने सर पे काफ़ी सारा से फ्राई पैन और जो भी होता है पॉट होता है किचन में जो यूटिलिटी के सामान वो रखे हुआ है। तो डिएड्रे बड़े ध्यान से उस परिवार को देखने लगती है। जॉर्ज तुरंत कहता है कि क्या तुम्हें टिम की याद आ रही है? अगर तुमने टिम से शादी की होती तो तुम भी इसी तरह से अपना बच्चा पीछे बांध के और सड़कों पे घूम रही होती। जॉर्ज को पता है कि उसने डिएड्रे को एक लग्जूरियस लाइफ दी हुई है, उसे वह सब कुछ दिया हुआ है जिसको वो डिज़र्व करती थी। लेकिन प्यार, क्या वो सच में डिएड्रे को प्यार करता है और डिएड्रे उसे प्यार करती है? डिएड्रे भी कई बार टिम के बारे में सोच रही है, क्योंकि टिम भी रोडेसिया आके ही सेटल होने वाला था। दरअसल पहले जॉर्ज और डिएड्रे का इंगेजमेंट हो गई थी, लेकिन डिएड्रे मन ही मन टिम को चाहती थी। टिम एक नौजवान था, बहुत ही रोमांटिक लड़का था। थोड़ा गरीब था वो, लेकिन उस समय प्यार के नशे में डिएड्रे ने अपनी मंगनी तोड़ दी जॉर्ज से और टिम से शादी कर ली। कुल 6 महीने वो लोग साथ रहे थे जब टिम युद्ध में मारा गया। टिम रोडेसिया आकर ही सेटल होने वाला था। डिएड्रे कई बार जब देखती है वहाँ की मेट्स को, वहाँ की गरीब औरतों को सस्ते कॉटन गाउन पहने हुए काम करते हुए, तो उसे कहीं ना कहीं एक मन में सेटिस्फैक्शन लगता है कि चलो कम से कम वो गरीब नहीं है, उसके पास महंगा लिनन है, सॉफ्ट लेसी कपड़े हैं जिसे पहनकर उसे बहुत खुशी मिलती है। और जॉर्ज ने कुछ ही दिन पहले उसे बहुत सुंदर एक हीरे की अंगूठी दी है। डी बियर्स से उसने एक महंगा हीरा खरीदा था जो बहुत सुंदर सोने के रंग का हीरा है, बिल्कुल पीला हीरा। ऐसा हीरा मार्केट में मिलना बहुत मुश्किल है। डिएड्रे बार बार अपना बॉक्स खोल के उस हीरे को देखती है। वो लग्जूरियस होटल्स में रुकती है। डिएड्रे देखती है कि जो प्लांटेशन का गेस्ट हाउस है वो बड़ा फीका फीका सा है। दीवारों पे चूना पोता है, ज़मीन पे कारपेट नहीं है, गुदगुदे मुलायम बिस्तर नहीं है, खूबसूरत वार्डरोब्स नहीं है। उसे अब सिर्फ महंगी जगह पे रुकना ही पसंद है। उसे अमीर बनने में बहुत खुशी मिल रही है, गरीबी से जैसे वो घबराती है। जब उसकी जो मेड है जो उसे हेल्प कर रही है, जब वो उसके कपड़े देखती है तो उसे मन ही मन बहुत खुशी होती है कि उसे इस तरह के सस्ते कॉटन कपड़े नहीं पहनने पड़ रहे। उतनी देर में जॉर्ज जो है, जो वहाँ के प्लांटेशन के मैनेजर हैं, उनके संग पूरा जो टोबैको की खेती होती है वह देखने चले जाते हैं। वहाँ पर उस ज़माने में जो साउथ अफ्रीकन स्लेव्स होते थे लड़के, वो वहाँ पर लगातार काम कराया जाता है उनसे। वो टोबैको की पत्तियों को पिरो पिरो के माला जैसी बनाते हैं, फिर उनको सुखा दिया जाता है, फिर बाद में क्रश करके उनका पाउडर बनता है। हर तरफ सिर्फ टोबैको की ही महक है। डिएड्रे सोचती है कि वो कमरे में बैठे बैठे क्या करेगी, इसीलिए वो भी तैयार होती है और बाहर जो एक नेट जैसा व्हील पहन लेती थी वो, जिससे धूप से उसका रंग काला ना पड़े, और वो चली जाती है प्लांटेशन में देखने के लिए जहाँ उसका हस्बैंड गया था। लेकिन वो टोबैको की महक उसे अच्छी नहीं लगती। कहीं ना कहीं उसे अपने पहले पति टिम की वो याद दिला जाती थी। उसका सर घूमने लगता है। तब वहीं पे जो उनका जो मैनेजर था वो एक लड़के को आवाज़ देता है और कहता है कि मैडम को अच्छे से जाकर गेस्ट हाउस तक रास्ता दिखा दो, उन्हें छोड़ाओ।
डिएड्रे उस जो नौजवान था उसके संग चलने लगती है। तभी उससे एक हल्की सी आवाज़ आती है, डिएड्रे। इस तरह से सिर्फ टिम उसे पुकारा करता था। डिएड्रे चौंक जाती है, देखती है जो नौजवान उसके साथ साथ चल रहा है गेस्ट हाउस के लिए, वो और कोई नहीं, उसका पति टिम है। यहाँ साउथ अफ्रीका की धूप में रह के वो बिल्कुल काला पड़ चुका है। वह लंगड़ा के चल रहा है और उसके चेहरे पे गहरे कटे का निशान है। उसे वो देखती है तो देखती ही रह जाती है। टिम की आंखों से आंसू छलक जाते हैं। वह कुछ भी नहीं सोचता, वह आगे बढ़ता है और डिएड्रे को अपनी बाहों में भर लेता है और उसे पैशनेटली किस करता है। ऐसा किस जो डिएड्रे ने कितने दिनों में महसूस नहीं किया। जॉर्ज उसे सारी खुशियां तो देता है, लेकिन उसके प्यार में वो पैशन नहीं, वो इंटीमेसी नहीं जो टिम में हुआ करती थी। दोनों की आंखें भर आती हैं। टिम कहता है, मैं बच गया था, मैं जानता था कि तुम वहाँ पर शहर में रह रही हो, लेकिन जब मैं तुमसे वहाँ मिलने गया तो देखा तुम शादी कर चुकी हो उस अमीर जॉर्ज के साथ। डिएड्रे शर्मा जाती है। वो कहती है कि टिम, मैं शादी करना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं गरीबी से बहुत घबरा गई थी। टिम कहता है, डिएड्रे, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। मैंने देखा तुम वो महंगी गाड़ियों में घूमती हो, गले में फर लेती हो, लेस पहनती हो और तुम्हारे गले में चमचमाते हीरो के हार होते हैं। इस तरह का लाइफस्टाइल तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं दे सकता। लेकिन मेरी प्यारी डिएड्रे, अब मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकता। तुम जॉर्ज को कब बता दोगी कि मैं जिंदा हूँ और तुम मेरे पास वापस आना चाहती हो? ये सुन के डिएड्रे का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। वो जॉर्ज को किस तरह बताएगी कि उसका पहला पति जिंदा है, और क्या वो अब टिम के साथ फिर से रह पाएगी? वो उस गरीबी को अपना पाएगी? इतनी अमीरी में रहने के बाद वो गरीब ज़िंदगी उसे क्या रास आएगी? उसे दिन भर खाली रहना बहुत अच्छा लगता है, जब हर काम करने के लिए उसके पास मेड हैं। वह सकपका जाती है। वह टिम से कहती है कि मैं तुमसे एक बार मिलना चाहूँगी, बात करना चाहूँगी। टिम कहता है, ठीक है। अगले दिन तुम एक कैफ़े है, बताता है उसे नाम, तुम 3 बजे वहाँ मिलना। 3 बजे दिन में वहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं होते, कोई तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। टिम को डिएड्रे का जो बिहेवियर था बहुत अजीब सा लगता है। जैसे ही उसने कहा कि तुम जॉर्ज से कब बात करोगी, डिएड्रे का बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो गया। डिएड्रे गेस्ट हाउस वापस आ जाती है। वो बहुत असमंजस में है कि वो जॉर्ज को किस तरह बताएगी टिम के बारे में, और क्या बताने के बाद वो टिम के साथ रह पाएगी। वो भाग के जाती है और अपना ज्वेलरी बॉक्स खोलती है, उसमें से वह हीरा निकालती है। अगले दिन सुबह जब उठती है डिएड्रे तो उसके सर में बहुत दर्द था। रात भर वो सो नहीं पाई। अफ्रीका की इतनी गर्म जो रातें होती हैं, ऊपर से वहाँ पर मॉस्किटो नेट लगाना पड़ता है उन लोगों को, मच्छर बहुत हैं उस एरिया में। उसका सर बुरी तरह फट रहा है। जॉर्ज अपने काम से जा रहा है प्लांटेशन देखने। वह कहता है मेड से कि ठीक से मैम का ख्याल रखना और उन्हें पूरा आराम करने देना। डिएड्रे जॉर्ज के बारे में सोच रही है। जॉर्ज उसका कितना ख्याल रखता है, उसे एक काम नहीं करना पड़ता। लेकिन आज 3 बजे उसे टिम से मिलने जाना है, उस सस्ते से कैफ़े में जहाँ उसने उसे बुलाया है। समय पे डिएड्रे रेस्टोरेंट में पहुँच जाती है। कैफ़े बहुत ही छोटा सा था। वहाँ के सस्ते फर्नीचर देख के डिएड्रे का चेहरा उतर जाता है। वो बैठती है। थोड़ी ही देर में टिम आ जाता है। चाय सर्व होती है, लेकिन उस गंदे से कप में चाय डिएड्रे पीना नहीं चाहती थी। टिम उससे कहता है, कोई तो बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। क्या तुम जॉर्ज को नहीं बता सकती? क्या तुम जॉर्ज को क्यों नहीं छोड़ सकती? मैं जानता हूँ तुम पैसे की लालची नहीं हो। ज़रूर कोई और बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। डिएड्रे चुपचाप आंखें झुकाए बैठी रहती है। तभी टिम अचानक कहता है, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? क्या तुम्हारी लाइफ में चाइल्ड आने वाला है, इसलिए तुम जॉर्ज को नहीं छोड़ सकती? डिएड्रे को जैसे एक बहुत अच्छा बहाना मिल जाता है। उसे लगता है उसने तो ये बात सोची ही नहीं थी। कितना अच्छा प्लान होगा। वह झट से आंखों के इशारे से हाँ कर देती है, जबकि वो प्रेग्नेंट नहीं होती। उसे ऐसा लग रहा था किसी तरह टिम उसका पीछा छोड़ दे और वो जॉर्ज के साथ अपनी आरामदेह ज़िंदगी जीती रहे। टिम इसके बाद कुछ नहीं कहता। वह डिएड्रे से कहता है कि वो उसे हमेशा खुश देखना चाहता है। डिएड्रे वो चाय नहीं पीती जो वहाँ सर्व की गई थी और वो वापस गेस्ट हाउस आ जाती है। लेकिन मन ही मन वो बहुत परेशान थी। उसे शक था कि कहीं जॉर्ज को ये सब मालूम ना पड़ जाए और कहीं सच में टिम के पास न जाना पड़े। सुबह होती है।
जॉर्ज सुबह ही सुबह कहीं चला गया है। डेड्रे के सर में अभी भी दर्द हो रहा है। तब तक में जॉर्ज आता है। डेड्रे का चेहरा देख के पूछता है, तुम्हें क्या हो गया? क्या तुम्हें भी मालूम पड़ गया? डेड्रे समझ जाती है कि सब राज खुल चुका है। वो जान चुका है कि टिम जिंदा है। डेड्रे कहती है, मैं तुमको बताने ही वाली थी। तभी जॉर्ज कहता है, सच में बहुत दुखी घटना है। बताओ, जहाँ पे पत्ते सूखते थे वहीं पर उसने ये काम कर दिया। डेड्रे समझ नहीं पाती किसने क्या काम कर दिया। तब वह बताता है कि वो आदमी जो तुम्हें कल गेस्ट हाउस तक वापस छोड़ने के लिए आया था, उसने खुद को शूट कर लिया, सुसाइड कर लिया। ये सोच के डेड्रे बहुत घबरा जाती है। जिस गेस्ट हाउस में ये लोग रुके हुए थे, वहाँ की दीवार पर एक सेइंग लिखी थी कि तुम्हें क्या मिलेगा अगर तुमने ज़िंदगी में बहुत पैसे कमा लिए लेकिन अपनी आत्मा बेच दी। ये लिखी हुई लाइंस बार बार डेड्रे के दिमाग में कौंधने लगती है। सच में उसने सब कुछ तो पा लिया ज़िंदगी में, लेकिन क्या उसने भी अपनी आत्मा बेच दी थी? वह बार बार टिम के बारे में सोचती है। किस कदर वह उसे चाहता होगा कि उसके नाम मिलने पे उसने अपना जीवन ही ख़त्म कर दिया। कितने साल तक इतना दुख सह के भी उसने उसका इंतज़ार किया। टिम ने उसे बताया था कि युद्ध में उसे बहुत चोटें आई थीं। महीनों तक वह बिस्तर पे पड़ा रहा था, वह चल भी नहीं पाता था। लेकिन खाली डेड्रे से मिलने की चाह में उसने फिर से जीना शुरू किया था। वो चेहरे पे जो उसे कट का निशान लगा था, वो युद्ध में लगा था। बहुत खून बह गया था उससे, लेकिन डेड्रे का प्यार था जिसने टिम को ज़िंदा रखा था। डेड्रे बिल्कुल चुपचाप गुमसुम बैठ जाती है और कहती है, जब तक इस दुनिया में रोशनी रहेगी कभी भी वो टिम को नहीं भूलेगी, और जब अंधेरा हो जाएगा तब तो उसकी यादें उसे और सताएंगी। वो टोबैको की महक जो हमेशा उसके नाकों में भरी रहेगी, और जब भी उसको टोबैको की महक आएगी तो टिम की ही याद दिलाएगी। इन्हीं सब बातों के साथ ये इमोशनल सी स्टोरी ख़त्म हो जाती है। कहानी पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगाथा क्रिस्टी की लिखी हुई ये बिल्कुल अलग तरह की कहानी है, लेकिन पढ़ने में ये आपका दिल छू जाती है। कहानी सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय फॉर नाउ।